आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मोदी सरकार क्यों अस्थिर कमजोर करना चाहती है। तो मुद्दा यह है कि दरअसल जो भारत सरकार है, जो वित्त मंत्रालय है, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये कहा है कि उसको लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार को ट्रांसफर कर दे। 3.5 लाख करोड़। अब आप अंदाजा लगाइए कितने जीरो इसमें हैं। और सरकार ये चाहती है कि इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में लगाकर जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको ज्यादा स्वस्थ दिखाया जा सके। रिजर्व बैंक का जो कुल रिजर्व है, जो कुल खजाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो दरअसल लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है। पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, दरअसल उसकी सेहत को बरकरार रखना, उसको स्थिर रखना। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था की नींव के तौर पे होता है। ये जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, रघुराम राजन, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल आरबीआई जो है वो सरकार की, देश की सीट बेल्ट की तरह होता है। यानी ये सरकार के ऊपर है कि वो सीट बेल्ट पहने या ना पहने, लगाए या ना लगाए, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है, उसकी आशंका ज्यादा रहती है। और एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद बचने की संभावना कम है और उसकी चोट लगने की संभावना ज्यादा है। तो यानी अब आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अब सीबीआई के बाद, ये दूसरी जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनके बाद अब आरबीआई को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। किस तरह से उसको भी एक राष्ट्रवाद के, एक नेशनलिस्ट पूरे चोगा पहनाना चाहती है मोदी सरकार। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरह से आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं विरल आचार्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देश के स्वास्थ्य के लिए जो है वो आरबीआई की स्वायत्तता यानी आजादी जो है वो जरूरी है, वरना इसका बाजार पर बुरा असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मोदी सरकार ये चाहती है, चुनाव नजदीक है आपको पता है, और आपके अकाउंट में 15 लाख भी नहीं पहुंचे हैं, 2 करोड़ नौकरियां भी साल में हमारे पास नहीं आई हैं, काला धन भी नहीं लौटा है, कुछ भी वो नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने हमसे वादा किया। तो अब वो ये चाहते हैं कि दरअसल आरबीआई जो है अपने नियमों में, अपने रूल्स में थोड़ा नरमी लाकर, तब्दीली लाकर जो है वो अर्थव्यवस्था को बेहतर दिखाने की कोशिश करे। यानी कि अगर वो अपने नियमों में नरमी लाती है तो उससे कहीं ना कहीं आंकड़ों की जो हेर फेर है उसके जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी चुनाव के दौरान कि दरअसल देश का बहुत आर्थिक विकास हो गया है। लेकिन आरबीआई ने रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए, अपनी मजबूती दिखाते हुए, पिछले 70 साल में जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक बड़ा मजबूत बना है, उसको दिखाते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्वायत्तता, जो ऑटोनॉमी है, दरअसल आरबीआई की वो बहुत अहम है और इसके साथ जो है समझौता नहीं होना चाहिए। और इस बात के लिए कमोबेश तारीफ जरूर करनी चाहिए आरबीआई की। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं और राजनीति है उनमें हजारों कमियां हो सकती हैं, लेकिन देखिए आप पिछले 70 साल में जो हमारे देश के लोकतांत्रिक संस्थान बने हैं उनमें आरबीआई भी है, इन इंस्टीट्यूशंस में। और कहीं ना कहीं चूंकि इन 70 साल में सबसे ज्यादा जो शासन है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये क्रेडिट उन्हें जरूर जाना चाहिए कि उन्होंने आरबीआई को कमोबेश एक मजबूत संस्था के तौर पर उसको विकसित किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि किस तरह से जो रघुराम राजन जो है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल एक सीट बेल्ट की तरह है। आपको इस बात का एक एग्जाम्पल भी दिया जाए कि जिस तरह की मांग फिलहाल कर रही है मोदी सरकार आरबीआई से, जिसको पूरे तरीके से नकार दिया है आरबीआई ने, उसमें अर्जेंटीना का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूं कि अर्जेंटीना में ठीक यही हुआ कि 6.6 जो बिलियन डॉलर है वो ट्रांसफर कर दिया बैंक ने, वहां के रिजर्व बैंक ने सरकार को, और उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जो फॉरेन जितने इन्वेस्टर्स थे वो देश छोड़कर भाग गए और पूरा देश दिवालिया हो गया। क्या मोदी सरकार, क्या आप ये चाहते हैं कि रिजर्व बैंक जो है वो अपने खजाने में से इतना पैसा 3.6 लाख करोड़ मोदी सरकार को ट्रांसफर कर दे और जिससे जो है वो कम से कम हरी भरी तस्वीर दिखा सके कि सब कुछ जो है सब्जबाग है, वो ये सब कुछ दिखा सके आम लोगों को, जनता को, क्योंकि वो चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन आरबीआई दरअसल 5 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं बनी है और आरबीआई कोई चुनावी संस्था नहीं है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था और जो देश की जो सेहत है उसके लिए, उसकी मजबूती के लिए आरबीआई का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह रही कि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा मंदी का कितना बदतरीन दौर गुजरा, कितने सारे देश दिवालिया हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि भारत के फंडामेंटल्स जो हैं वो मजबूत थे और भारत इस वजह से मंदी से प्रभावित हुआ, लेकिन उतनी बुरी तरह नहीं कि पूरा देश ही बर्बाद हो जाता या दिवालिया हो जाता।
दूसरी खास बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नोटबंदी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला रहा, जो कि माना जाता है कि पूरे मानवता के इतिहास में दरअसल इतनी बड़ी तादाद में एक सिंगल पॉलिसी ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित नहीं किया। नोटबंदी से जितनी बड़ी तबाही आई, खासकर जो छोटे कारोबार तबाह हुए, और वादा यह हुआ था कि जो बहुत अमीर है वो बहुत अमीर नहीं रहेगा, बहुत गरीब नहीं रहेगा, और एक बराबरी का समाज बनाया जाएगा। इसी दलील के साथ जो है वो इस नीति को बेचा गया था, आम जनता के सामने रखा गया था। तो सरकार का इरादा यह था कि नोटबंदी के बाद जितने नोट कम आएंगे, यानी कि जितने नोटों की कमी पड़ेगी, उनको रिजर्व बैंक के जरिए सरकार जो है वो छापेगी और इस तरह से उसके पास एक कैश का रिजर्व मौजूद होगा। लेकिन यह भी उल्टा पड़ गया। आपको, हमें, तमाम आम लोगों को, करोड़ों देश की जनता को, शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर नोटबंदी का असर नहीं पड़ा होगा। सबको परेशानी में डालकर भी जो नीति, जो मंशा थी मोदी सरकार की, वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन नोटबंदी से तो जो लोग प्रभावित होने थे, गरीब लोग, वो हुए ही। सालों से जो इकट्ठा पूंजी थी, दरअसल वो तो उनकी गई ही। लेकिन इसके अलावा जो है वो साफ तौर पर यह पता चलता है कि रिजर्व बैंक से जो मांग कर रही है मोदी सरकार 3.6 लाख करोड़ उन्हें देने की, ये पता चलता है कि वित्तीय घाटा जो है वो बढ़ रहा है, सरकार की और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर है, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह का जो कदम है अगर आरबीआई उठा लेती है तो पूरी तरह से मार्केट जो है, जानकारों का ये मानना है कि चरमरा जाएगी, भूकंप आ जाएगा, और जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। यानी जो नौकरियां आपके पास नहीं मिल रही हैं वो तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरियां हैं उनकी नौकरी का क्या होगा ये भी हम नहीं जानते। और आखिरी बात आपसे ये मैं करना चाहती हूं कि आपको पता है कि 1 दर्जन की तादाद में करीब वो बड़े कारोबारी हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लेकर भागे हुए हैं, डिफॉल्टर्स हैं वो। रघुराम राजन ने यह कहा है कि उनके गवर्नर रहते उन्होंने 2015 में मोदी सरकार को एक लिस्ट लंबी चौड़ी जो है वो दी थी 1 दर्जन लोगों की, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई है। रघुराम राजन का यह कहना है कि अगर ये मैसेज, ये संदेश इन कारोबारियों तक पहुंचाया जाए कि दुनिया में वो कहीं भी चले जाएं, कहीं भी वो छुप जाएं, अगर जो भारतीय कानून है वो उन तक पहुंचेगा तो इससे दूसरे लोगों को भी उतनी हिम्मत नहीं होगी डिफॉल्ट करने की, आम जनता का पैसा लेकर भागने की। तो क्यों आखिर मोदी सरकार जो है वो इन बड़े कारोबारियों पर जो है वो नकेल नहीं कसती है? उसको पैसा चाहिए, कैश चाहिए। पहले नोटबंदी फेल हुई, अब आरबीआई के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं काबू करने की कोशिश की जा रही है। मैं सवाल ये पूछती हूं कि आखिर ये जो 1 दर्जन कारोबारी हैं, जिसमें कई नरेंद्र मोदी सरकार के, बीजेपी के जो है वो करीबी लोग भी हैं जो उनको चुनाव में चंदा देते हैं, उनको समर्थन करते हैं, आखिर उन पर नकेल कसकर क्यों आम जनता तक जो है ये पैसा नहीं पहुंचाया जाता?